गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का युक्ति आईएएस पर स्वागत है। आज 31 जनवरी है, तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। साथ ही साथ कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे मेंस दृष्टि से। यह न्यूज आप लोग को पीआईबी, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, पीआईबी से कवर किया जाता है, जो आप लोग के लिए यूजफुल होगा यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्तर को लेकर ध्यान में रखकर यह वीडियो सभी बनाए जाते हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। चीज़ों को कवर किया जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रीलिम्स और मेंस दृष्टि से कुछ टॉपिक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आज टॉपिक डिसाइड हम लोग कवर करेंगे एआई से बढ़ते अवसर। तो एआई जैसे नवाचारी बनता जा रहा है, जैसे उपयोगी बनता जा रहा है, उस प्रकार से इसके क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। हाल ही में एआई इंटरफेस को लेकर अमेरिका चीन में विवाद देखने को मिला। साथ ही साथ भारत ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी कि 1 माह के अंदर ही भारत चीन के द्वारा जो नया एआई कॉन्सेप्ट दिया गया उससे भी बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ नवाचारी कॉन्सेप्ट में हम लोग लेकर आएंगे। तो यह एआई के बढ़ते अवसर किस रूप से सामने आ रहे हैं, तो सभी पक्षों को हम देखेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। यह क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, साथ ही साथ 2030 का लक्ष्य के साथ यह कैसे अंतर संबंध रखता है, जिसमें हम नवीकरणीय ऊर्जा जो हमारा है उसमें हम चीज़ों को कैसे जोड़कर देख रहे हैं। साथ ही साथ इससे अवसर कैसे सृजित होंगे, रोजगार कैसे सृजित होंगे, साथ ही साथ हम प्रकृति के साथ कैसे इसका संबंध बना पाएंगे, प्राकृतिक अंतर संबंध को। इससे सारे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग देखेंगे अंतरिक्ष में भारत की नई मिशन। देखिए, भारत ने अपना 100वां मिशन भेजा है हाल ही में, जिससे बहुत से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो उन सारे तथ्यों को हम जांच करेंगे। साथ ही साथ इसरो की प्रतिबद्धता को हम देखेंगे। अंतरिक्ष बाजार में, अंतरिक्ष जो बाजार हमारा है, इंटरनेशनल बाजार है, उसमें इसकी भूमिका देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि हमारा जो जीपीएस सिस्टम जो है, जीपीएस सिस्टम जिसे हम लोग नाविक के नाम से जानते हैं, उसमें इसकी क्या भूमिका रहेगी और यह कैसे भारत को रक्षा और प्रतिरक्षा, साथ साथ अन्य सेवाओं की आपूर्ति को पूरा करता है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो जरूर अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी। साथ ही साथ ऐसे और एडिटोरियल में हम लोग देखेंगे नवाचार का स्वीकार, अर्थात नवाचारी प्रबंधन, जिसमें व्यक्ति विशेष, संगठन विशेष और साथ ही साथ जो सेवा आपूर्ति के तंत्र, जैसे हम लोग बात करते हैं राज्य की परिभाषा में के तंत्र, सभी जगह नवाचार कैसे काम करता है, उसको अवसर कैसे दिए जाने चाहिए, नए नए अवसर जो नवाचार आते हैं उसको कैसे अवसर देने चाहिए, व्यक्ति, समाज और राज्य के स्तर पर, कैसे इसको नवाचारी प्रबंधन के तौर पर हम इसे प्रयोग कर एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है और साथ ही साथ राज्य का निर्माण होता है। तो बहुत वृहद कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देखेंगे आज। और साथ ही साथ इससे कुछ ऐसे के कुछ प्रश्नों का संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से, उसको, उस लिस्ट को हम लोग भी देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, चीज़ों को कवर कीजिएगा और बेहतर तरीके से हम चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 2 तरीके से आप लोगों को दिया जा रहा है, एक प्राइम बैच के तौर पर, एक बेसिक बैच के तौर पर। तो प्राइम बैच को क्या सुविधा मिलेगी, डेली पीपीटी, क्लास नोट्स, डेली मेंस आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाता है,
1-to-1 डॉट सॉल्विंग सेशन रखा जाता है। आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट दिया जाता है, जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे उसका फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया जाता है। डेली पीपीटी आपको बेसिक्स बैच वाले बच्चों को दिया जाता है, बाकी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं की जाती है। और यह आपको यूट्यूब पर बिल्कुल वीडियो फ्री होता है इसको देख सकते हैं। लेकिन प्राइम बच्चे के सभी चीज फैसिलिटी जो है ऐप पर उपलब्ध कराई जाती है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। जल्द ही हम लोग गूगल प्ले स्टोर है वहाँ भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप जल्दी अच्छे से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग, तो प्राइम बैच के लिए मात्र 599 लिया जा रहा है, और यह 365 दिन की वैलिडिटी अर्थात 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध हो जाती है की जाती है। प्रीलिम्स के स्तर पर, मेंस के स्तर पर, इंटरव्यू के स्तर पर जो टॉपिक डिस्कशन किया जा रहा है एसे के स्तर पर, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से चीज़ों को कवर करने का प्रयास करें जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में वो टॉपिक दिखे, वो प्रश्न दिखे, वो आपको विचारधारा दिखे, जहाँ से आप उत्तर को और भी बेहतर कर सके। तो इसके लिए आप स्कैन कर लीजिएगा, और ये 599 पर आप थोड़ा सा चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं अपने उत्तर लेखन को। बेसिक बैच बिल्कुल फ्री है, इसका कोर्स वैलिडिटी 1 वर्ष का है, तो आप इसे यूट्यूब से फॉलो कर सकते हैं। डीएमपी क्या है, डेली मेंस प्रैक्टिस क्या है? देखिए, मुख्य परीक्षा, अगर आपको अधिकारी बनना है सिविल सर्विस परीक्षा के माध्यम से, वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस हो, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा, जहां से जितना अधिक अंक लाइएगा, अधिक अंक से अधिक श्योर होता है आपका सीट। अगर आप सब जो कटअप है 510 अपना एक हिसाब से लेकर चलिए कटअप को, अगर इससे जितना 50-100 अधिक अंक होगा, आपका प्रतिशतता बढ़ जाता सिलेक्शन का। तो मेंस आंसर राइटिंग क्या एक दिन में किसी खास अवसर पर प्राप्त किया जा सकता है, खास दिवस के दिन से नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक धारणा अगर बना कर रखे हो तो आप गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। आपको डेली आपको रिवीजन होना चाहिए, डेली एक प्रश्न, कम से कम 2 प्रश्न आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए 365 दिन तक, ताकि आपके पास कंटेंट की कमी ना हो, आपके पास वो सारी गलतियां पहले प्रैक्टिस कर रखे जो एग्जाम में होती है। तो आप इसके लिए डेली प्रैक्टिस से जुड़िए और लाभ लीजिए। यह क्वेश्चन आपको प्राइम बैच और बेसिक बैच दोनों बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है, तो आप पर उत्तर इसका प्राइम बैच के जो बच्चे होते हैं उसकी कॉपियाँ चेक होती है। 1-to-1 मेंटरशिप में आपको सिर्फ प्राइम बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है, और उत्तर लेखन सहायता दिया जाता है मेंटर के द्वारा, मेरे द्वारा, और डीएमपी का मूल्यांकन होता है, उत्तर मॉडल जो आपको दिया जाता है। तो इससे आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूर हमसे जुड़िएगा, चीज़ों को कवर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी चीज़ें वहाँ अपडेट की जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स, सभी जगह उपलब्ध कराए जाते हैं। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पेपर का कटिंग अतिरिक्त दिया जाता है, आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो जो महत्वपूर्ण पीटी फैक्ट पर पेपर है आपको यहाँ उपलब्ध कराया जाता है। बाकी चीज़ें हम लोग मेंस और ऐसे का टॉपिक यहाँ कवर करते हैं यूट्यूब पर, तो आप चीज़ों को देख सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पर है, तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं, चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा एआई का बढ़ता अवसर। तो कैसे एआई कैसे हमारे शासन, प्रशासन और अभिशासन, ये 3 शब्द होते हैं, अभिशासन, तीनों जगह नए रूप में प्रस्तुत हो रहा है, नए रूप से प्रस्तुत हो रहा है, नवीन अवसर उपलब्ध करा रहा है, नवीन रोजगार के क्षेत्र क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे कैसे हम चीज़ों का लाभ ले सकता है भारत? अभी हाल ही में विवाद चला है एआई कॉन्सेप्ट, एआई एआई को लेकर अमेरिका में और चीन में, जहां पर अमेरिका का चैट जीपीटी, आपको फिर जेमिनी, इस प्रकार के जो एआई प्रबंधन के लिए जो दिया जाता है कि आप बात कर उसे चीज़ों को रख कर अपने विभिन्न मुद्दों से को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, डाटा इंटरप्रेट कर सकते हैं, वैसे ही चीन ने उससे बेहतर होने का दावा किया। हालांकि इसके कुछ ड्रॉबैक भी है, मैंने उसको चेक भी किया था, तो ड्रॉबैक भी है, अलग मैटर है। पर इसने क्या किया कि इकोनॉमी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लॉस करा दिया अमेरिका को। ठीक है, जैसे ही ये ऐप लाता है, ये अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को पेपर कटिंग दिया था जिसमें चर्चा हुई थी, आपने सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, चीन का जो ऐप आया था अभी, इसमें डी डीप स्पीक का नाम सुने होंगे।
इसी ने क्या किया, ये रायता सारा फैलाया और एआई के संदर्भ में बहुत से प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। तो भारत ने भी अपने बातों को रखा और भारत बोल रहा 1 माह के अंदर इससे भी बेहतर हम चीज़ें लेकर आएंगे, जहां पर लोग जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे जो प्लेटफॉर्म है जिससे हम एआई के विभिन्न आयामों का उपयोग कर सकते हैं, इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए चीज़ें बढ़ गई हैं। तो इस घोषणा के साथ ही आपका ये टॉपिक चर्चा का विषय बन जाता है, एआई के बढ़ते अवसर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार से नवाचारी हो सकता है, नवोन्मेषी हो सकता है, कार्य क्षेत्र में कैसे बदलाव ला सकता है, जीवन शैली को कैसे बदल सकता है, हमारे शासन प्रशासन सोचने की शक्ति कैसे बदल सकती है, इससे संक्षिप्त चीज़ों को हम देखेंगे। पर उससे पहले क्या देखना है, उससे पहले इसका इंट्रो थोड़ा सा देख लीजिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बढ़ते अवसर है तो किन किन क्षेत्रों में बढ़ सकता है। तो सबसे पहले देखिए, रोजगार और नए करियर विकल्प सृजित होंगे, जिसमें डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियरिंग होगा, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन विशेषज्ञ होंगे, साइबर सुरक्षा और एआई एथिक्स विशेषज्ञ। ऐसे नए रोजगार सृजित हो सकते हैं, ऐसे नए करियर विकल्प बन सकते हैं जो आप जहाँ पर आप अगर जाते हैं, इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको मोटी रकम का पैकेज मिलेगा। कौशल आधारित आपको रोजगार प्राप्त होगा। तो मैं पहले भी बताया रखा है कि कौशल आधारित जो भी रोजगार होता है वो आपको परंपरागत रोजगार से कई गुना आपको वित्त प्रबंधन कराता है। तो यह भी आपको समझना है। तो डेटा साइंटिस्ट इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये बेहतर काम करेगा, रोबोटिक्स के क्षेत्र में, ऑटोमेशन के क्षेत्र में, साइबर सुरक्षा एथिक्स विशेषज्ञ के तौर पर, जहां पर नैतिकता से जुड़े विशेषज्ञों की मांग बढ़ जाएगी कि एआई मशीन कैसे हमारे मानव जीवन को और भी बेहतर बनाएगा। कुछ एथिकल बातें मशीन को सिखानी होगी ना, माँ के साथ कैसे व्यवहार करना है, पिता के साथ कैसे व्यवहार करना, बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम नए विकल्प, करियर विकल्प बना सकते हैं। दूसरा याद रखिएगा, हेल्थ केयर में सुधार का नया विकल्प देगा, जैसे एआई आधारित निदान, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, अन्य मेडिकल जो रिपोर्ट्स का विश्लेषण कर बीमारियों का त्वरित और सटीक निदान संभव है। पहले एमआरआई, सीटी स्कैन होता था तो समय ज़्यादा लगता है, अभी भी जाइए कराने तो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन का कॉन्सेप्ट है अस्पतालों में। एआई हम यूज़ करेंगे, एआई तकनीक प्रौद्योगिकी का यूज़ करेंगे तो चंद मिनटों में हमें ये रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। इससे क्या होगा, सेवा की आपूर्ति फास्ट हो जाएगी। सेवा की आपूर्ति क्यों स्वास्थ्य में इतना झोल होता है, इतना लेट होता है? रीज़न है कि रिपोर्ट्स ही आने में लेट हो जाते हैं। कोई ऐसा रिपोर्ट होता है, साथ मैं खुद इसको झेल कर आया हूँ पिछले साल, 7-7 दिन आपको रिपोर्ट नहीं आती है किसी चीज खास बीमारियों को लेकर। तो क्या होगा, डाटा एनालिसिस करने में एआई अगर प्रयोग बेहतर होगा तो सेवा की आपूर्ति तीव्र हो जाएगी। लोगों में सेवा प्राप्त करने के लिए जो इंतजार करने की शक्ति है वो भी कम होगी। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। रिमोट सर्जरी और चिकित्सा सहायता आपको दिया जा सकता है। इससे एआई नियंत्रित रोबोट्स और टेलीमेडिसिन सेवाएं चिकित्सा क्षेत्र क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। दूर दराज भारत का, दिल्ली का डॉक्टर आके किसी तमिलनाडु के कुछ छोटे से गांव में भी इसको एआई के माध्यम से उतना ही रिमोट आपको सर्जरी कर सकता है जो दिल्ली में बैठ के कर सकता है। हालांकि अभी भी यह है, पर वो तीव्रता, वो सक्षम प्रबंधन नहीं है। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ से चीजें एआई से और भी विकल्प खुलेंगे। शिक्षा और शिक्षण विधियों के माध्यम से देखिए, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, वर्चुअल असिस्टेंट और ट्यूटर जैसे विकल्प खुलेंगे, जहां पर एआई के माध्यम से हर छात्र को सीखने की गति और जरूरत के अनुसार शिक्षा दी जा सकती है। वहीं फिर हम वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें, एआई आधारित चैट बॉक्स, वर्चुअल ट्यूटर शिक्षा को अधिक प्रभावी बना सकता है, जो आपको त्वरित और सटीक जानकारी दे सकता है। हालांकि इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें एक विकल्प है कि बौद्धिकता के स्तर पर इसकी जांच हमेशा होगी। बौद्धिकता के स्तर पर जो तीव्र सोचने की प्रक्रिया एक मानव के दिमाग में होता है ना, मशीन को जब तक वो इनपुट नहीं दीजिएगा तो वो आउटपुट नहीं देगा। तो यहाँ भी बौद्धिकता अर्थात मानव बौद्धिक क्षमता यहाँ काम करेगी इसके पीछे। तो हमेशा यह प्रश्न चिन्ह खड़ा रहेगा, यह जो एक्स व्यक्ति है इसके दिमाग के आधार पर यह लर्निंग काम करेगी। जिस प्रकार से इसमें मशीन लर्निंग डाली जाएगी, जिस प्रकार से लैंग्वेज डाले जाएगी, जिस तरीके से इसको कमांड डाले जाएंगे, उसी आधार पर यह रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर ध्यान है, मानव क्या है ना, समय परिस्थिति के अनुसार अपना माइंड थॉट बदलता है, पर मशीन के संदर्भ में जो आपको यहाँ इनपुट डाले, जो उसके पास डाटा है, एनालिटिकल व्यूज के आधार पर ही वो चीज़ों को कवर कर सकता है। शिक्षा क्षेत्र में हम विकल्प ले सकते हैं,
पर एकमात्र विकल्प यह नहीं बन सकता, इसे याद रखिएगा। आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। व्यापार और स्टार्टअप में एआई का योगदान बढ़ जाएगा, जहाँ ऑटोमेशन और स्मार्ट जो एनालिटिक्स कंपनियां हैं उसमें बेहतर उपयोग हो सकेगा। चैट बॉक्स और वर्चुअल असिस्टेंट यहाँ भी काम करेगा, सेवा ग्राहक सेवा केंद्र के तौर पर कर सकता है। अभी भी बहुत से आपको यह एआई आधारित चैट बॉक्स बनाए गए हैं, जैसे रेलवे का देख सकते हैं आप, एसबीआई का देख सकते हैं, फिर इस कैनरा बैंक, इस तरह के बहुत से बैंक हैं जो आपको इस प्रकार के एआई ग्राहक सेवा स्वचालित आपको अधिक प्रभावी के लिए बनाया गया है। अभी हाल ही में कुंभ महाकुंभ में आप जाकर देख सकते हैं ऐसे चैट बॉक्स और वर्चुअल असिस्टेंट बनाए गए, जिसके माध्यम से लोगों को सुविधा दी जा रही है। तो इस तरीके से एआई का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में कर सकते हैं। एग्रीटेक के तौर पर, जिसमें कृषि में एआई का उपयोग कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट फार्मिंग के लिए, पूर्वानुमान और जलवायु विश्लेषण के लिए, यह उतना ही उन्नत होता जाएगा समय समय के साथ। तो किसानों को इससे अधिक लाभ होगा और हम बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे इसके माध्यम से। फिर मीडिया, इंटरटेनमेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज है, जहां से एआई जनरेटेड कंटेंट बनाया जा सकता है। वीडियो गेम्स, वर्चुअल रियलिटी के आपको कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कोर्स, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन है, आप उसको लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर अभी देखते होंगे ना, सेल्फ ड्राइविंग लाइसेंस बहुत से कारों में आपको दे दिया गया है। तो इस तरीके और भी हम इसको उन्नत कर सकते हैं, ऑटोमेटिक जो कारें बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से यह चीजें आपको ध्यान रखना है। इस तरीके एआई का प्रयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में कर सकते हैं। आप क्षेत्र समझ गए, अब इसके आधार पर हम आते हैं एआई के बढ़ते अवसर। तो देखिए, हाल ही में चैट जीपीटी निर्माता कंपनी ओपन एआई ऑपरेटर्स नामक एक अपने मानव एजेंट सदृश टूल का घोषणा कर दिया। देखिए, विवाद एआई को लेकर और सवाल बहुत से खड़े होंगे, सवाल और विवाद। सवाल से समाधान निकाला जा सकता है, समाधान निकाला जा सकता है, और विवाद से भी समाधान निकाला जा सकता है। पर यह विवाद नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में होता है, सवाल पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में होता है। तो यहाँ पर समझिएगा, इसको कैसे हम पॉजिटिव बनाएं, यह प्रत्येक व्यक्ति विशेष, प्रत्येक संस्था पर आपको काम देता है। हाल ही में इसी परिप्रेक्ष्य में आपको ओपन एआई के द्वारा यह मानव एजेंट क्या है, देखिए नाम याद रखिए, ऑपरेटर। हम लोग ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसके माध्यम से एक टूल सदृश टूल बनाया, जिसमें कंपनी ने बताया कि यह टूल वेबसाइट पर नेविगेट करने और बटन को क्लिक करने जैसे ऑनलाइन कार्य बगैर किसी मानवीय दखल के संपादित कर सकता है। गूगल, एंथ्रोपिक और सेल्सफोर्स में भी एजेंटो यानी एआई सिस्टम में अपने प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। अभी मैंने बोला ना, चैट आपको आर्टिफिशियल क्या लगाना है, आपको ग्राहक सेवा केंद्र के तौर पर। तो इस प्रकार की सुविधाएं दी जा सकती है। अब अपने प्लेटफॉर्म लॉन्च किए जो स्वायत्त रूप से कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ग्राहक सेवा बॉट की कल्पना करें जो न केवल जानकारी उपलब्ध कराता है बल्कि अपॉइंटमेंट बुक भी कर सकता है। शिकायत सॉरी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो मैं यहाँ बोल रहा था शिकायत भी दर्ज कर पाएगा। और मेटा मार्क जो जकरबर्ग है, फेसबुक के फाउंडर, उनके द्वारा यह साल एजेंट माध्यम से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जगह लेगी, ऐसी बातें हो रही है। कुल मिलाकर नए जो एजेंटिक एआई सिस्टम और अधिक परिष्कृत होंगे और अधिक नवाचारी बनेंगे। तो जैसे ही नए अवसर सृजित होंगे, इसकी मांग बढ़ जाएगी, लोगों की मांग बढ़ जाएगी, क्षेत्र की मांग बढ़ जाएगी, और सेवा आपूर्ति के क्षेत्र बढ़ जाएंगे। क्षेत्र कहने का मतलब कौन कंपनी यहाँ काम करेगा, उसकी भी बात बढ़ेगी ना। कंपनी देखा देखी नई आपको स्टार्टअप लगेंगे यहाँ पर, इस तरीके से बढ़ जाएंगे। तो आपको यहाँ समझना होगा, इस तरीके से क्या होगा, उपयोगकर्ता मानो बहुत से चीज़ों का लाभ ले पाएगा इससे। तो इस तरीके से जो एआई मानव सहायता बिना डाटा विश्लेषण, रिपोर्ट निर्माण, निर्णय लेने कार्य कर लेता है। तो इससे मनुष्य के न केवल प्रोसेस करना होता है बल्कि धारणा परत डाटा इकट्ठा करना, व्यवस्थित करना, व्याख्या करना और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस तरीके से चीजें बदलेंगी। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस तरीके से लाभ क्या देगा कि मूल्यांकन की क्षमता को बढ़ा देगा, मूल्यांकन की क्षमता को बढ़ाएगा। तो अब इसमें एआई में ध्यान रखिएगा, एआई हम किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट को लाते हैं, गूगल का हो, ओपन एआई का हो, और इसी तरीके और भी बहुत से हैं प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से एआई के। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने व्यापक रोल हो सकते हैं, मैंने आगे पिछले स्लाइडों में बताया। और आगे यह समझ के चलिए ना कि भविष्य में एआई के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर पाएंगे। जीवन के उन सेवा आपूर्तियों के लिए, सेवा आपूर्तियों जो अभी
कोई राज्य दे रहा है, कोई संस्था दे रहा है, या कोई एनजीओ दे रहा है, तो क्या होगा, यह जो क्षेत्र है ना एआई के प्रयोग के बिना नहीं हो सकेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आने वाले समय में इसकी बदलाव क्षेत्र बढ़ते जाएंगे। तो इसे याद रखिएगा आप लोग, इससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। दूसरे टॉपिक में इसे इंपॉर्टेंट श्रेणी में आप लोग रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन क्या है, ठीक है ना, तो यहाँ से प्रश्न हो सकता है। देखिए समझिएगा कि भारत में बहुत से मिनरल्स ऐसे हैं जो सूक्ष्म रूप से पाए जाते हैं, बहुत रेयर होते हैं, सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं। देश में सभी प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता है, उद्योगों को लोगों की डिमांड्स के आधार पर आपूर्ति करना होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि जो मिनरल्स हमारे देश में पाए जा रहे हैं उसी का उत्पादन केवल हो, तो हमें दूसरे देशों से लाया जाता है, या हमारे देश में जो सूक्ष्म आपको रेयर खनिज है उसको जरूरी नहीं कि हमेशा हम उसका उत्पादन करके उसका प्रयोग करें, उसको हम रिजर्व के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे क्रिटिकल है, पर देश को उसकी जरूरत है, उसके लिए जो उसका क्षेत्र है उसके कार्य प्रयोग के लिए, तो यहाँ पर सरकार ऐसी नीति लाई है कि जैसे प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सोलर पैनल के सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर आदि के लिए बहुमूल्य धातु अर्थात क्रिटिकल मिनरल्स को देखते हुए 16,300 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय क्रिटिकल मिशन की मंजूरी हाल ही में दी है। घोषणा जुलाई 2024 के आम बजट में की गई थी, पर हाल ही में आपको प्रधानमंत्री अध्यक्षता की जो बैठक हुई थी वहां मिशन का गठन का फैसला लिया, जिसका भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम योगदान देगा। ध्यान रखिएगा, विकसित राष्ट्र 2047 ध्यान रखिएगा 2047 का कॉन्सेप्ट यहाँ लागू कीजिएगा। यह मिशन देश के सरकारी और निजी कंपनियों को बहुमूल्य धातुओं संपन्न देशों में इनके खदानों खरीदने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए और आर्थिक और दूसरी मदद देगा। मैं अभी क्या बोल रहा था, जरूरी है कि भारत के बाहर भी ऐसे मिनरल्स पाए जाएंगे जहां पर आपको सरकारी कंपनी और निजी कंपनियों के प्रयोग से, उसके सहयोग से उस देश में भारत के क्या लगाए जाएंगे, मिशनरी लगाए जाएंगे, और वहां से अपना खनिज लाया जाएगा। उसके लिए लीज पर कम चीजें ली जाएंगी, जैसे चीन करता है, बहुत से अमेरिका करता है, रूस करता है, और यूरोपीय देश करता है, तो भारत भी करेगा। जो देश में इस प्रकार के प्रबंधन किए जा सकते हैं, जहां समझौते होंगे उसके आधार पर, ऐसा नहीं कि कोई देश पर कब्जा करके किया जाएगा, ये ध्यान में नहीं रखना है। अब है कि सूचना जो प्रसारण मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा हाल ही में 2025 से 31 तक के लिए यह घोषणा की गई, जो हमारा मिशन होगा यह कब तक होगा, 2025 से 31 तक के लिए इसे खनन मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा। तो याद रखिएगा 16,300 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन में 2,600 करोड़ रुपया बजटीय आवंटन किया गया, और बाकी से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां उपलब्ध कराएगी। तो सोच के देखिए, मात्र 2,600 रुपया सरकार देगी, और उसके बाद जो सार्वजनिक कंपनियां PSUs है, जो सरकार की कंपनियां होती है, उसके प्रॉफिट से हम लोग इसके लिए पैसे उपलब्ध कराएंगे, ये भी ध्यान रखना है। या उसका निवेश भी हो सकता है, ये भी आपको समझनी होगी, तो निवेश के माध्यम से प्राप्त करेगा। आपको याद रखना चाहिए, इससे पहले 24 तरह के खनिज क्रिटिकल्स मिनरल्स के तौर पर भारत सरकार ने क्या किया, घोषित कर रखा है। पिछले साल ही आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है, तो याद रखना 24 क्रिटिकल खनिजों की सूची दिया, जिसमें भारत सरकार इस प्रकार के मिशन को लाया है। तो इसमें ग्रेफाइट आता है, लिथियम, निकेल, नोबिलियम, याद रखिए गिलेनियम, कोबाल्ट, केडियम जैसे खनिज आते हैं जो बहुत ही रेयर रूप से पाए जाते हैं, या उसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, इसके लिए कुल भंडार भारत में है, जबकि कई सिर्फ विदेश में पाए जाते हैं। उसी को क्या किया जाएगा, भारत सरकार के विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से उसको लीज पर लेकर वहां से शोधन करके भारत में लाया जाएगा। तो याद रखना आपको। अब इससे आर्थिक विकास, उद्योग बढ़ावा मिलेगा, रोजगार निर्माण होगा, देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो ये भी याद रखना, इससे क्या लाभ होगा, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। महत्वपूर्ण खनिज सुधारों में एक श्रृंखला प्रारंभ होगा, जिससे हम एक चैन सर्किल के तौर पर, चैन फार्मिंग के तौर पर इसका उपयोग कर पाएंगे विभिन्न क्षेत्रों में। एक को जैसे अम्ब्रेला योजना मैंने आप लोगों को बता रखा ना, अम्ब्रेला योजना क्या होता है, एक योजना के तहत विभिन्न सब योजनाओं को लागू करना। तो छतरी तो एक है मिशन, उसके अन्य भी मिशन के साथ जोड़ के हम इसका अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी तरीके एक श्रृंखला बनाएगा, चेन बनाएगा, जहां से
एक कड़ी को हम जोड़ेंगे तो सभी कड़ियां जुड़ती जाएगी और एक माला बन जाएगा, ठीक है ना, चेन बन जाएगा। तो हम यहाँ से इनपुट डालेंगे, आउटपुट इधर कुछ और निकलेगा। हम जैसे अभी हाल ही में आप लोग को याद होगा, अगर 1 रुपया हम अंतरिक्ष में निवेश करते तो 7 रुपया आता है, आप लोग को पता है। अगर हम परिवहन में 1 रुपया निवेश करते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो 3 रुपया आता है हमें रिटर्न। तो इसी तरीके से यहाँ भी रिटर्न कुछ आएंगे, तो इसका आकलन बाद के दिनों में किया जाएगा। हम 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे आउटपुट हमको कितना मिल रहा है, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, कितना मिलेगा। तो इससे भी हम चीज़ों को आने वाले समय में आंकड़े को उपलब्ध करा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे लाभ देश को होगा। 2015 में खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम लाया गया, जिसमें व्यापक संशोधन के तहत, जिसमें खनन क्षेत्र में नई क्रांति ला दी। पारदर्शी नीलामी व्यवस्था लाई गई, 442 ब्लॉक नीलामी की गई, पारदर्शिता बरती गई। राज्य के नीलामी प्रीमियम और रॉयल्टी के रूप में 2.7 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ। तो इस तरीके से आपको देख सकते हैं कि जब संशोधन 2015 में लाया गया तो उससे हम 2.7 लाख करोड़ रुपए का लाभ अर्जित कर पाए। तो इस तरीके से और भी हम बेहतर चीजें कर पाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट निर्मित किया गया, जिसके माध्यम से 6000 करोड़ रुपये से को अन्वेषण गतिविधियों में लाभ दिया गया, जिसमें खनिज संपन्न जिलों में जिला खनिज निधि के अतिरिक्त को क्या किया, 1 लाख करोड़ रुपये मिले, जिनका उपयोग स्थानीय विकास में किया गया, शिक्षा में किया गया, स्वास्थ्य में किया गया, जन कल्याणकारी गतिविधियों में किया गया। तो देखते हैं CSR, सोशल कॉर्पोरेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, उसके तर्ज पर सरकार क्या करती है। सरकार अगर आपके इस क्षेत्र से मिनरल्स निकाले गए, उससे हानि हुआ, तो उसके मुआवजे के तौर पर, प्रबंधन के तौर पर, या सुविधाओं के नाम पर, जन कल्याण के नाम पर आपको सुविधाएं दी गई, ताकि आप उससे अधिकतम लाभ कमा सके, क्योंकि आपके खनिज, आपके क्षेत्रों का हक दूसरे जगह भेजा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ बहुत से प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, क्या उतनी ही गतिविधि से, उतना ही तीव्रता से उसे लाभ मिल रहा है जितनी तीव्रता से उसका खनिज खनन हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अंतर संबंध होगा। हाल ही में मैंने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था जादू घोड़ा का सच के बारे में, तो आप उसे जरूर देखिएगा, चीजें समझ में आएगी किस तरीके से सरकार प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। वहीं स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीकों की ओर बढ़ सक रहा है। महत्वपूर्ण खनिजों न्यू ऑयल कॉन्सेप्ट दे रहा है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और सेमीकंडक्टर के लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, लिथियम, कोबाल्ट और निकेल। ये सब पीटी में पूछ सकता है, आपको इंटरव्यू में पूछ सकेगा कि नए खनिज उत्पादन में हम बात करें, क्रिटिकल खनिजों की बात कर रहे हैं, मिनरल्स की बात करें, वो कहाँ कहाँ उपयोग होगा। तो लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे जो क्रिटिकल आपको खनिज है, उसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर में कर पाएंगे। इसी तरह फास्फेट, पोटास और ग्लूकोनाइट जो है आपको, उसका उत्पादन कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। जबकि टाइटेनियम और बेरिलियम, ध्यान रखिएगा, एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में इसका उपयोग आवश्यक हो जाता है। तो इस क्षेत्र में हम बात कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर बल दे पाएगा, तो भारत बेहतर सेवा की आपूर्ति कर पाएगा। वहीं हम भविष्य में इन मांगों के लिए प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए 16,300 करोड़ के जो वित्तीय परिव्यय दिया गया है, उसकी जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स जो मिशन है, उसके तहत घरेलू उत्पादन में तेजी आएगी। विदेश में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया जा सकेगा। प्रौद्योगिकी विकास हो पाएगा। जो वित्त वर्ष जो 2024-25 में आम बजट में घोषणा किया गया, इससे लाभ आपको प्राप्त होगा, देश को, व्यक्ति को लाभ होगा, सेवा की आपूर्ति भारत कर पाएगा, इंटरनेशनली हम मजबूत हो पाएंगे इन सब चीज़ों को लेकर। तो अब महत्वपूर्ण खनिजों को दीर्घकालिक सतत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। भारत में महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं का मजबूतीकरण होगा। भारत 2047 के विजन को प्राप्त कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर एजेंसी के अनुमान के अनुसार इन खनिजों के वैश्विक मांग 2030 तक 3 गुनी और 2024 तक 4 गुनी बढ़ जाएगी। इस तरीके से हम बेहतर विकल्प की तलाश कर पाएंगे, बाजार की तलाश कर पाएंगे, अपने सेवा की आपूर्ति कर पाएंगे। वर्तमान हमारे अधिकांश महत्वपूर्ण खनिज पूरी तरह से आयातित है। आयात हम करते हैं, दूसरे देश से मंगाते हैं, तो सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध हो रही है। नए लक्ष्य, घरेलू स्तर पर 1200 खनिज संबद्ध स्थलों की खोज करना है। तो यह भी क्या होगा, नए नए रोजगार सृजित करेंगे, अवसर सृजित करेंगे। तो इस तरीके से आपको चीजें प्राप्त होंगी। अगर हम बात करें बौद्धिक संपदा में, तो उत्पन्न करना भी जिसका लक्ष्य महत्वपूर्ण है। खनिज मूल्य श्रृंखला में 1000 पेटेंट प्राप्त करना है। तो यह भी याद रखिएगा, बौद्धिक संपदा जो अधिकार है, जो
टीओ के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पर भी हम आईपी के माध्यम से बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे, अपनी पहुंच बना पाएंगे। यह मिशन 100 घरेलू अनुसंधान रिसर्च विकास परियोजना को अर्थात R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा देगा, समर्थन देगा। खाद्य खनन और प्रसंस्करण कोयले का पुनर्चक्रण तक महत्वपूर्ण खनिजों की विशेषज्ञता रखने वाले 10,000 कुशल पेशेवरों के निर्माण होगा, जो मैं आगे चर्चा किया था कि बेहतर लोगों की जरूरत होगी। वहीं पर ध्यान रखिएगा, खनिज मिशन के तहत जो खनिज प्रसंस्करण पार्कों, उत्कृष्ट केंद्रों और लक्षित कौशल विकासों का बढ़ावा मिलेगा। तो भारत महत्वपूर्ण खनिज नवाचार के रूप में एक वैश्विक केंद्र बनेगा। इस तरीके से चीजों को याद रखना, चीजों को कवर करना। कुल मिलाकर जब हम बात करते हैं 2030 तक भारत का लक्ष्य है 50% गैर ईंधन स्रोतों को प्राप्त करना, कार्बन उत्सर्जन 1 खरब टन, जो COP26 में लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उसके माध्यम से पंच तत्व जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, पंच तत्व, उसी के परिप्रेक्ष्य में नवीकरणीय ऊर्जा में भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हम खनिजों का बेहतर प्रबंधन कर पाए। उससे हम लिथियम आयन बैटरी जैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाए। लिथियम, लिलियम और कोबाल्ट के पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए हम प्रबंधन पहले करेंगे, लाएंगे, तभी तो बना पाएंगे। या अपने देश में जहां जहां क्षेत्र है उसके नए क्षेत्रों को खोज कर पाएंगे, तो जिसके माध्यम से हम इसका उत्पादन करेंगे। कुल मिलाकर राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन केवल आज चुनौतियों का जवाब नहीं, बल्कि यह भारत के भविष्य को आकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण या दूरदर्शी कदम है। तो आपको यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनाए जा सकते हैं। देखिए, आपके टॉपिक के लाइन से ही प्रश्न बनाए जा सकते हैं। कुछ भी हम कहानी बढ़े, उसमें से क्या सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको इससे संबंधित प्रश्न का जवाब देना होगा। यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा के लिए वैश्विक परिवर्तन का नेतृत्व करने, हमारे विनिर्माण महत्वाकांक्षियों को सुरक्षित करने और सशक्त बनाने के लिए भी है। यहाँ से भी प्रश्न बनाया जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। यह मिशन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने, आर्थिक विकास सुनिश्चित करने और हमारे ऊर्जा खाद्य सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने एक समग्र प्रयास है। यहाँ से भी एक प्रश्न बनाया जा सकता है। सोचिए, 3 प्रश्न इस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। मैं जबकि इसके लिए मैं विकल्प बताया, इसका लाभ क्या है तो आपको यहाँ पर गिनाया हूँ। यहाँ से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो आप लोग अभ्यास करने की जरूरत है और प्रश्न का अभ्यास जरूर कीजिएगा। राष्ट्रीय क्रिटिकल मिशन जो है, मिनरल्स मिशन, केवल आज चुनौतियों का जवाब नहीं, बल्कि यह भारत के भविष्य को आकार देने की दिशा में दूरदर्शी कदम है। एक प्रश्न मैंने वहां से उठा लिया है, इसका अभ्यास कीजिएगा 250 शब्दों में। और कहाँ भेजना है, डीएनए का, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का एक ऐप पर पैकेज है, उसको परचेज कर लीजिएगा। वहां पे एक चैट बॉक्स आएगा, चैट बॉक्स में भेजना है, या तो डीएनए का पेड ग्रुप बनाया गया है, पेड ग्रुप जहां डेली प्रैक्टिस कराई जाती है आप लोग को, वहां से आप वहां भी भेज सकते हैं। इसके लिए आपको पहले प्राइम बैच से जुड़ना होगा, लाभ लेना होगा, क्योंकि जितनी मेहनत की जा रही है इसमें ना, उतना मेहनत उसका आधा % भी आप लोग कर लिए, 50% भी ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। जितने बेहतर तरीके से चीज़ों को दी जा रही है, आपको कंटेंट और डाटा के साथ ऐड करके रखा जा रहा है, अपडेट करके रखा जा रहा है, और शब्दों का चयन करवाया जा रहा है। कुछ खास शब्द है इसके लिए, भारत का भविष्य कैसे होगा उसके संदर्भ में बातें की जाती है। तो आपको जरूर अपने उत्तर लेखन को बेहतर करना है, तो इस डीएनए से जुड़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच पाए। क्योंकि जो चीज़ें हम लोग स्टार्ट किए हैं उसको अब बेहतर रूप देने का समय आ गया है। क्लियर है? तो आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, आप लोग के लिए 70 बीपीएससी के लिए मेंस प्रोग्राम लाया गया, जिसमें सामर्थ्य और प्रवाह 2 नाम के बैच चलाए जा रहे हैं। सामर्थ्य में मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पर डेली आपको टॉपिक वाइज होमवर्क दिया जाता है, कुछ टॉपिक का, वहां से एक प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर अभ्यास कराया जाता है, मॉडल भी उपलब्ध कराया जाता है। प्रवाह ध्यान रखिएगा, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जहां पर केवल संडे को जो टेस्ट होता है उसका टेस्ट लिया जाता है, मॉडल आंसर दिया जाता है, और क्रिस्प नोट्स इसमें दिए जाते हैं। इसमें भी क्रिस्प नोट डेली बेसिस पर दिए जाते हैं, यहाँ भी आपको लाभ होता है। तो ध्यान रखिएगा, चीज़ों को लाभ ले लीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक चीज़ों को किया जा सके। हम स्पेशल फीचर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, आपको इसको पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा, सामर्थ्य में क्या स्पेशल फीचर है और प्रवाह में। फी के बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही लो प्राइस में चीज़ों को उपलब्ध कराया जाता है। हर कंटेंट की है ना, क्वालिटी जो है आप सोर्स से मिला सकते हैं और लोगों के मटेरियल से मिला। जिस प्रकार डाइवर्सिटी हम उपयोग कर रहे हैं ना, कभी तक कोई नहीं किया। जिन जिन क्षेत्रों को हम कवर कर रहे हैं उतने क्षेत्रों को कोई सोच भी नहीं पा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपके सपोर्ट की आवश्यकता केवल है। यहाँ पर चीज़ों को देखिएगा, यह टाइमलाइन दिया हुआ है पूरे 90 डे प्रोग्राम का, कब कब टेस्ट होगा आप इसका देख सकते हैं टाइमलाइन। और आपको इस वीक का क्या प्रोग्राम है, तो आज फ्राइडे है, तो ध्यान रखिएगा 19 का आपको ये टॉपिक है, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा।
कवर करने का प्रयास कीजिएगा। कल आप लोग के लिए क्लास करंट अफेयर्स का है, एसी का भी क्लास कल होगी, तो आप इसका गूगल मीट से जुड़ सकते हैं, ऐप पर जुड़ सकते हैं, जहाँ से व्यवस्था हो आप जुड़ सकते हैं। आपको दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, कोई भी क्यूरी, कोई भी समस्या, कोई भी जानकारी चाहिए तो। क्लियर है? चलिए मेंस टॉपिक पर आते हैं। यह भी टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, हालांकि इस पर पहले से प्रश्न बनाए जा चुके हैं मेंस में, फिर भी यहाँ से बनाए जा सकते हैं नए रूप के आधार पर। ठीक है ना? देखिए हाल ही में 100वां मिशन आपको लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। तो इसरो की उपलब्धियों के साथ भारत की उपलब्धि जुड़ी होती है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्धि जुड़ी होती है। इसी संदर्भ में आपको अंतरिक्ष में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत का नाविक रक्षा, जमीन, पानी और हवा में नेविगेशन समेत वित्तीय लेन देन जैसे तमाम क्षेत्रों को मजबूती देगा। तो यहां पर मैंने कल अपने व्हाट्सएप पे एक कोटेशन डाला था, याद होगा? आपके होने से अधिक क्या होता है? दुनिया खूबसूरत हो रही है तो आप सफल हैं, और आपके होने से दुनिया बदसूरत हो रही है, तो आप असफल हैं। इसी कॉन्सेप्ट से इसरो को देखिएगा। इसरो अगर नहीं होता तो भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में कहाँ होता? पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं, जो हमारे साथ आज़ाद हुआ है उसका हाल देख रहे हैं। उसके लोगों को सेवा की आपूर्ति का जो क्षेत्र है वो समझ में आ रही है। अगर भारत में इसरो अपनी उपलब्धियों को 100वें मिशन तक नहीं पहुंचाता तो सोच के देखिए कि हमारा हाल क्या होता। तो ये लाइन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही लाइन को मैंने कल अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था। आपके होने से यदि दुनिया खूबसूरत हो रही है तो आप सफल हैं। तो कैसे ये सफल मिशनों के साथ खूब दुनिया को खूबसूरत कर रहे हैं? दुनिया कहने का मतलब भारत के लोगों को, और भी देशों के जो गरीब हैं और विकसित हैं उनके देशों के लोगों को इस तरीके से दुनिया खूबसूरत करे। अगर आप से दुनिया नहीं खूबसूरत हो रही, बदसूरत हो रही, तो कहने का मतलब असफल है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को देखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV 15 रॉकेट्स के जरिए नेविगेशन और पोजिशनिंग जो सिस्टम सैटेलाइट है आपको NVS 0.2 लॉन्च किया गया। यह 46 वर्ष लगा दिया भारत 100वें मिशन तक पहुंचने के लिए, पर इस 100वें मिशन के साथ साथ हमने बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया। वो नाविका हो, या हम अंतरिक्ष में जाकर उपग्रहों को नष्ट करने के कॉन्सेप्ट लाए हों, या फिर गगनयान मिशन लाए हों, चंद्रयान मिशन हो, मंगलयान मिशन हो, फिर उसके बाद सूर्य का हम जो परिक्रमा करने के लिए जो लैंग्वेज पॉइंट पे भेजे हैं। तो ये सब जो मिशन है नवाचारी मिशन है, भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन है, भविष्य के बहुत से सवालों को ढूंढने का मिशन है। बहुत से ऐसे जगह भारत ने पहले विकल्प दिया है, पहले बार कोई थ्योरी दी है। तो नए नए कॉन्सेप्ट पहले अगर हम बात करें चंद्रयान मिशन के तहत पहले हम लोग क्या करते थे, ये मान ली पृथ्वी और हमको यहाँ मंगल पर कुछ भेजना है या तो हमको चंद्रमा पर कुछ भेजना है, तो क्या हम टेक्निक यूज करते थे? यहाँ से डायरेक्ट भेजो। तो यहाँ पर भारत मंगलयान मिशन से पहले विश्व में ही थ्योरी थी, इसरो भी इसे अपनाता था, फिर नासा भी अपनाती थी और एजेंसी अपनाती थी। पर भारत ने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रयोग किया। भारत के ने पहले रोटेशन कराया पृथ्वी का, उसके बाद इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इसके रोटेशन पाथ में भेजा। तो हमने ऊर्जा फ्यूल को कम किया, ऊर्जा जो खर्च होता है इससे कम पैसे में हमने मंगल मिशन, एक हॉलीवुड की मूवी आती है उससे कम पैसे में हमने मंगल मिशन भेज दिया। तो नए नए तकनीक ने भारत इसरो ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में दिए, जिससे लाखों लोगों को लाभ हुआ, उसके पैसे बचे, उससे अन्य क्षेत्रों में उसका लाभ मिल पाया। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, नए नए कॉन्सेप्ट भारत ने दिए। नेविगेशन और पोजिशन सिस्टम जो सैटेलाइट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के द्वारा विकसित की दूसरी पीढ़ी की नेविगेशन सैटेलाइट है, जो भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक जो नेविगेशन करता है इंडियन कंटिनेंशन में, ध्यान रखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप में, तो यहाँ पर मजबूत करेगा। और इसका वजन 1250 kg है। UR राव सैटेलाइट सेंटर से इसे डिजाइन किया गया, विकसित किया गया, और रुबिडियम परमाणु घड़ियां लगाई गई है इसमें। और परमाणु घड़ी क्या होता है मैं पहले भी चर्चा कर रखा हूं, पहले की वीडियो जाके देखिएगा। अब है इसकी स्थिति जानकारी देगा सैटेलाइट L1 L5 और S बैंड नेविगेशन पेलोड देगा, C बैंड रीजनिंग पेलोड देगा, और इस तरीके से भारत को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अगर हम बात करें
जो NVS-02 है, भारत के रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के 4 बढ़कर 5 हो गए। तो इस तरीके से याद रखिएगा, भारत ने नाविक कॉन्सेप्ट पहले से दे रखा है, या IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको नाविक बोला जाता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया नाम है, तो ध्यान रखिए। हालांकि इसका ऑफिशियल नाम क्या है? IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट। इसमें 7 सैटेलाइटों का एक सीरीज था, जिसमें 3 जियो सिंक्रोनिस होगा और 4 जियो सिंक्रोनिस, आपको ध्यान रखिएगा, सैटेलाइट लाए गए। अब इसमें ध्यान रखिए 3-4 जो सातों है अलग अलग डिग्री पर स्थापित किए गए, जिसमें आपको ध्यान रखना है यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का क्या करेगा? प्रक्षेपण करेगा, नजर डाले रखेगा। 1500 किलोमीटर भारतीय भू क्षेत्र से, 1500 किलोमीटर यहाँ से दूरी है, इसकी दूरी है, इसकी दूरी यहाँ से, भू क्षेत्र जो हमारा है उससे 1500 किलोमीटर दूर दूर तक इसका नेविगेशन करेगा। तो हम चीन तक पहुँच बना पाए, हमने यहाँ तक अरब कंट्रियों तक अपनी पहुँच बना रखी है, श्रीलंका से अधिक क्षेत्र हम, फिर इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे इंडोनेशिया जैसे क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों तक हम पहुँच बना पाए। तो याद रखिएगा, भारत का नेविगेशन सिस्टम जैसे GPS है नासा का, वैसे ही भारत का IRNSS है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से नेविगेशन सिस्टम में भारत स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट विकसित किया, जिसमें भूभाग 1500 किलोमीटर तक आपको स्टैंडर्ड पोजीशन सिस्टम में जो आपको सर्विस उपलब्ध करा रहा है, इस तरीके से हम बेहतर आपको उपलब्ध करा पाए। GPS में 20 मीटर के बजाय 5 मीटर तक सटीक, अभी जो GPS है ग्लोबल पोजिशनिंग अमेरिका का जो है, या कहें नासा का, वो 20 मीटर तक सटीक जानकारी दे पाता है। कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए यह पृथ्वी की ऊपरी परत है और इसका सैटेलाइट यहाँ तक 20 किलोमीटर तक उसको जूम आउट कर सकता है, पर हमारा नेविगेशन जो सिस्टम है नाविक, वो क्या करेगा? 5 मीटर करेगा, अर्थात और नीचे तक वो आकर नेविगेट कर पाएगा 5 किलोमीटर तक। तो इसमें क्या होगा? सेवा की आपूर्ति बेहतर हो जाएगी। जैसे अभी आप GPS यूज करके कहीं जाते हैं ना, तो और भी बेहतर तरीके से आप इसका यूज कर पाएगा। तो यह केवल भारतीय उपमहाद्वीप के लिए उपलब्ध है, भारत इसका उपयोग कर रहा है। हालांकि अभी सेना इसका उपयोग कर रही है, नागरिक सेवा में कुछ चीज़ों के लिए खोला गया, पर ध्यान रखिएगा इसको और भी धरातलीय प्रयोग के लिए जल्द ही और भी आसान बनाने का काम कर रही है। कुल मिलाकर वहीं भारत, हम इसरो की उपलब्धियों की बात करें तो 433 विदेशी सैटेलाइट अंतरिक्ष भेजे गए। इसरो प्रमुख वी नारायण जो हाल ही में बनाए गए, उनके द्वारा यह आंकड़ा दिया गया कि 548 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं, जिसमें से 433 को भी ध्यान रखना है, कुल जोड़ देना है। अब GSLV F-15 भारत के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 17वीं और स्वदेशी क्रियो स्टेज की 11वीं यात्रा थी। क्रियोजेनिक इंजन के साथ यह 11वीं थी और GSLV की 17वीं थी, यह भी फैक्ट याद रखना है। अब इस मिशन के आंकड़े यानी सभी प्रणालियों के उन पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, भारत में SLV-3, ASLV, PSLV के अलग अलग मोड है, GSLV MK2 अलग मोड है, GSLV MK थर्ड मोड है। तो ध्यान रखिए, इस तरीके से हम प्रक्षेपण यान हमारे पास है जो अंतरिक्ष में अपने उपग्रह को लेकर जाता है, विदेशी उपग्रह को लेकर जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, तो देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, 1779 से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के शुरू किया और इसरो ने सबसे विश्वसनीय रॉकेट PSLV अब तक सर्वाधिक 62 मिशन पूरे कर चुके, जिसमें से कुछ ही असफल हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, PSLV सबसे भारत का विश्वसनीय रॉकेट प्रक्षेपण यान था। इस तरीके से याद रखना, आपको इस तरीके से चीजों को कवर करना है। अब हम आते हैं एटोरियल पर, चीजों को देखते हैं। अब देखिए, अंतरिक्ष क्षेत्र में जैसे ही भारत 100वीं उपलब्धि को लेकर आया, इस तरीके से इसरो के संदर्भ में प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं पॉजिटिव, जहां पर इसके सेवा की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता कैसे बढ़ती जा रही है। जितना बड़ा कद होता है, ध्यान रखें, जितना बड़ा कद होगा आपके कंधों पर उतनी ही जिम्मेदारी आती है, आपसे अपेक्षाएं ज्यादा होने लगेंगे। तो आपको हर क्षेत्र में 100% अपनी एक्यूरेसी के साथ अपने काम को करना होगा, तभी जाके आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि 100वीं उपलब्धि आपने प्राप्त कर ली तो आपको केवल इसलिए छोड़ दिया जाए कि पूर्व में पहले बहुत सी उपलब्धि हासिल कर रखी है। तो अगला मिशन मान लीजिए 101 है और वो असफल हो जाए, तो आपको क्या करना है? इसके लिए अधिक जवाबदेह होकर काम करने की जरूरत है। सफलता होना एक
कारक है, ठीक है ना। उसके लिए हम अपने जवाबदेही और अपने प्रतिबद्धता को नहीं छोड़ सकते हैं। आप असफल हो जाते हैं, फिर भी आपको सफलता के लिए आपको लगातार लड़ना होगा, फाइट करना होगा, उसके लिए और भी बेहतर तरीके से रणनीति बनाकर अगले मिशन पर सफल होना होगा। यही परिप्रेक्ष्य में उसकी प्रतिबद्धता से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मैंने पहले आपको लॉन्च बताया, इस समय ये सब चीजें लिखी जा चुकी है, आप इसको देखिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम बताते हैं, चीजों को समझिएगा। जैसे ही भारत, अगर इसरो का हम संदर्भ देखें, इसरो के सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा की बात कर ले, या चंद्रमा सतह में नए उन्मेषी नवाचारी खोजों की बात कर ले, गगनयान की बात कर ले, या इसी तरीके से हम भारत के चंद्रयान 4 की बात कर ले, या अन्य हम मिशनों की बात कर ले, सभी जगह भारत के अंतरिक्ष मिशन के उन बढ़ते कदमों का प्रश्न है जहां पर अन्य अंतरिक्ष पटल पर जो इसके जो विरोधी हैं, अर्थात नासा, अन्य यूरोपीय एजेंसी, रूस, चीन, उसके साथ प्रतिबद्धता इसकी बढ़ जाती है। प्रतिद्वंद, पॉजिटिव प्रतिद्वंदता, ध्यान रखिएगा कि हम उससे बेहतर कैसे करें, अपने चीजों को कैसे हम कम खर्च में कर पाए। तभी तो आप देखते हैं चंद्रयान मिशन, जो चंद्रयान मंगलयान 2 था, वो जो हॉलीवुड की मूवी होती है उससे भी कम, आधे बजट पर भेज देता है। तो इस तरीके से हम देश के पैसे को बचाते हैं, देश के लोगों को अधिक सुविधा दे पाते हैं, और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को एक चुनौती दे देते हैं कि भाई तुम 10,000 करोड़ में भेजोगे तो हम 1,000 में ही भेज देंगे, तो 9,000 की कमी करेंगे तो हम नए बाजार को क्या कर पाएंगे, अपने देश में मंगा पाएंगे। भारत से अभी हाल ही में देखते, अमेरिका भी अपने मिशन को, अपने अंतरिक्ष मिशन को भारत से छुड़वा रहा है। बहुत से मिशन ऐसे हैं, अनगिनत मिशन है, जो आपको, जो 107 से अधिक उपग्रह जो भारत भेजा था, उसमें अमेरिका के बहुत से उपग्रह थे, नैनो उपग्रह थे। तो अमेरिका भी अपने अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के जो कुछ छोटे छोटे हैं, जो नासा जो भारी विकल्प के साथ उसे देता है, वो उसको छोड़कर भारत के बाजार में आ गया। बहुत से दक्षिण, साउथ कंट्रीज जो है, साउथ साउथ वर्ल्ड के जो, या दूसरे विश्व के जो देश है, वो आके भारत से अपना मिशन कामयाब करवा रहे हैं। अरब के कंट्री कर रहे हैं, तो हम बाजार विकल्प करा रहे हैं। और यहाँ पर 1 रुपया इन्वेस्ट इसरो करता है, ध्यान रखिएगा, उसके एवज में उसे 7 रुपया प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिए, कुल 6 रुपया का शुद्ध मुनाफा इसे होता है। साथ ही साथ हमें नए बाजार मिलते जाते हैं। इस तरीके से अंतरिक्ष क्षेत्र में कारोबारी प्रबंधन हो पाता है। हम एक विकल्प के तौर पर, यहाँ से प्रश्न बीपीएससी पूछ चुका है, यूपीएससी पूछ चुका है, यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछे जा चुके हैं इसके बाजार से, अंतरिक्ष बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर उभरा है। तो आपको सारे चीज़ों को यहाँ पर बताना होगा, दिखाना होगा, समझाना होगा, हम कैसे बेहतर सेवाएं आपूर्ति कर पा रहे हैं। सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो, हम सूर्य के मिशन की बात कर लें, शुक्र का हमारा विकल्प है, शुक्र के लिए हम नेविगेशन भेजेंगे। तो इस तरीके से हम भविष्य को लेकर कैसे हम दे पा रहे हैं। तो इस तरीके से सेवा की आपूर्ति के लिए चंद्रयान, आदित्य L1, गगनयान मिशन जैसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की चर्चा आपको करनी होगी, ताकि इसरो के द्वारा प्रोवाइड की जा रही सेवा आपूर्ति को बेहतर तरीके से आप लोग लिख पाए। तो यहाँ से उम्मीद कीजिएगा चीज़ों को कवर करने का। तो यहाँ से क्वेश्चन का अभ्यास यहाँ से भी कीजिएगा आज में। इसरो की सफलता न केवल इसे अंतरिक्ष जगत का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है, बल्कि भारतीय दृष्टि से सेवा आपूर्ति का मुख्य अभिकर्ता बनाता है। इस कथन की विवेचना करें। प्रश्न को अच्छे से 2-3 बार समझिएगा। मुख्य सेवा आपूर्ति, जो सेवा आपूर्ति का मुख्य अभिकर्ता बनाता है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देकर उत्तर लिखने की आवश्यकता है। 250 शब्दों में दीजिएगा और व्हाट्सएप, पेड व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा, ऐप पर इस जो संबंधित पैकेज है उसके चैट बॉक्स में भेज दीजिएगा, आपकी कॉपी रिव्यू हो जाएगी। क्लियर है। हालांकि अभी कुछ मैगजीन का काम चल रहा है जिस पर हम थोड़ा सा व्यस्त है, 2-4 दिन का वर्क है, और तो उसके बाद चीज़ें रेगुलेट हो जाएंगी। सहयोग के लिए अपेक्षित रखता हूँ। चलिए, ऐसे और मेंस में अगर बात करें, ऐसे ट्यूटोरियल की बात कर ले, या यहाँ से चीज़ें क्या बनाई जा सकती है, मैंने इंट्रो में जो बातें की है उसको ध्यान में रखिएगा और कुछ शब्दों को ध्यान में रख के आगे बढ़िएगा। नवाचार का अर्थ सीधा सा समझिएगा, आज जो विकल्प आपके पास है उसको और बेहतर विकल्प के साथ प्रस्तुत करना है ना, यही सीधा सा अर्थ होता है, विकल्प के साथ प्रस्तुत करना। पर यह हर क्षेत्र के लिए होता है, केवल कुछ खास क्षेत्र के लिए नहीं होगा। यह मानव के लिए होगा, मशीन के लिए होगा, प्रबंधन के लिए होगा, राज्य के लिए होगा, XYZ सब जगह नवाचार को स्वीकार करना है। उसके लिए अन्य विकल्प को भी अपनाने की आवश्यकता है। जहां पर हम बात करते हैं कैसे हम, अगर कोई नवाचारी कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाते हैं। जैसे आप सोच सकते थे कि
पहले शिक्षा जगत में जो आउटफील्ड होता था, आउटफील्ड, उसी के माध्यम से हम पढ़ा सकते थे। अर्थात कहने का मतलब ये कि अवसंरचना निर्माण करो, अवसंरचना निर्माण करो, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, क्लासरूम बनाओ, तभी हम शिक्षा दे पाते थे। उसके बाद सैटेलाइट कॉन्सेप्ट आया, सैटेलाइट के माध्यम से पढ़ाया जाने लगा, पर्दे में पढ़ाया जाने लगा। उसके बाद बहुत सी चीज़ें यूज हुई। उसका यूट्यूब का ज़माना आया, यूट्यूब पर आप बिल्कुल फ्री चीज़ें कंटेंट पढ़ पाते हैं। तो यहाँ वाईटी पर क्या होता है, वाईटी पर आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से लेकर आकर, अब एआई कॉन्सेप्ट आ गया, एआई कॉन्सेप्ट अब आ गया, तो और भी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। तो हर जगह नवाचार उपलब्ध हो रहा है, तो उसको हमको स्वीकारने की जरूरत है, स्वीकार करने की जरूरत है। जैसे और हम समझा सके इसे बेहतर तरीके से, भारत में जब कंप्यूटर आ रहा था, ठीक है ना, तो जो मार्क्सवादी पार्टियां थी वो क्या कर रही थी, इसका विरोध कर रही थी। इससे क्या होगा, रोजगार छिन जाएगा। बहुत विरोध चला था, ये राजीव गांधी जी के काल में भारत में आया था। तो इनके कार्यकाल में जब आया ये चीज, तो मार्क्सवादी जो विचारधारा वाले लोग थे बोले कि कंप्यूटर से रोजगार समाप्त हो जाएगा, लोगों को रोजगार नहीं प्राप्त होगा, जो हमारे गरीब को उससे हानि होगी। पर मजे की बात है, सबसे पहला कंप्यूटर अपने ऑफिस में अगर कोई सार्वजनिक निजी संस्थाओं के द्वारा लगाया गया था, तो इसी मार्क्सवादी के ऑफिस में लगाया था सबसे पहले। तो सोच के देखिएगा, हमको नवाचार को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आज कंप्यूटर का क्या उपयोगिता है किसी से छिपा नहीं है। इसके नए रूप एआई, ब्लॉकचेन तकनीक जैसे कॉन्सेप्ट को कैसे ये बेहतर रूप से लागू कर रहा है, इसे हम लोग सभी लोग जानते हैं। इसके कोई छिपा हुआ बात नहीं है, इसे अच्छे से कवर करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो आगे हम जब इसको देखते हैं तो यहीं से प्रश्न बनेगा कि व्यक्ति विशेष में, अगर व्यक्ति विशेष में ये कैसे काम कर सकता है, व्यक्ति विशेष के उत्थान में ये कैसे काम कर सकता है, उत्थान में नवाचार कैसे सहयोग कर सकता है, किसी संस्था के उत्थान में ये कैसे काम कर सकता है, राज्य जो सेवा की आपूर्ति करता है वहाँ पर यह कैसे उत्थान के रूप में काम कर सकता है। या हम बात करते हैं राजनीति क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, अंतर संबंध वाले क्षेत्रों में, जहाँ एक दूसरे के साथ अंतर संबंध होंगे, हर जगह व्यक्ति से, राज्य से, या राष्ट्रीय स्तर पर, बहुराष्ट्रीय स्तर पर। फिर उसके बाद संस्थाओं के बीच कैसे हम नवाचार को स्वीकार करने वाली प्रवृत्तियों को लाए। यहाँ से आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ बातों को लेगा, जहाँ पर हम कुछ तटस्थता की बात करेंगे, कुछ समाधान की बात करेंगे, कुछ विकल्पों की बात करें, रचनात्मक व्यक्तियों की बात करेंगे। ये सब चीजें याद रखें। सृजन, समय और भूगोल की स्थिति की बात करेंगे। इसके अतिरिक्त जीवन जगत में कैसे हम परिवर्तन ला सकते हैं, साहित्य कैसे सृजन कर सकता है, विनाश कर सकता है, इसे कॉन्सेप्ट को दे सकते, लिख सकते हैं। अब है कि इतिहास कैसे गवाह दे सकता है कि हम नवाचार को स्वीकार करें। इस प्रकार के चीजों को और भी हम धरातल के स्तर पर ला पाए। इन सब सारी चीजों को याद रखना। यहाँ से कुछ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जो बदलाव को अपनाता है वही आगे बढ़ता है, नई सोच नया युग लाती है, जो रुका वह हारा, जो बदला वह जीता, बदलाव से मत डरो, बदलाव ही नवाचार की पहली सीढ़ी है, अधिक कुछ नया करने की चाह नहीं तो सफलता की राह नहीं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और नवाचार उसकी संजीवनी है। तो यहाँ से बना के आपको प्रश्न पूछे जा सकते किसी भी टॉपिक। तो इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को आपको लिखना होगा, समझाना होगा, जहाँ पर व्यक्ति, संस्था, राज्य और जो नए कॉन्सेप्ट है उसको लाके यहाँ पर उसके नवाचारी प्रबंधन की बात करनी होगी, उसकी उपयोगिता की बात करनी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट बताने होंगे। साथ ही साथ अंत में अपना निष्कर्ष बताना, आप सुझाव दे सकते हैं विकल्प को और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं कि नवाचार को लोग स्वीकार करें, व्यक्ति रूढ़िवादी संस्कृति को कैसे छोड़कर नवीचारी कॉन्सेप्ट को अपनाए। तो इस तरीके के चीज़ों को आपको स्पष्ट करनी होगी, बातों को सामने रखना होगा और तथ्यों के साथ बात करनी होगी। ऐसे कि हवाई में बात नहीं करना है। क्लियर है? तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, सुनने के लिए थैंक्स आपको देखने के लिए।
और जल्दी युक्ति आईएएस आप लोग के लिए नई नई चीज़ें उपलब्ध कराएगा। तो युक्ति आईएएस को जरूर सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक इसकी पहुंच बनाएं, ताकि अधिक से अधिक अधिकारी निकल कर हम लॉन्च जब फेज के साथ होंगे उससे पहले चाहते हैं कुछ अधिकारियों 50 से 100 अधिकारियों का चयन आपको 70 बीपीएससी में हो, ताकि अभी जो हाल में बीपीएससी है, यूपी पीसीएस में है, यूपीएससी में है, तो यहाँ से लाभ लोगों को मिले। और जब लॉन्च होंगे तो उसके बाद यह सिलसिला लगातार जारी रहे। युक्ति आईएएस के आने से पहले ये आलम रहेगा तो आने के बाद क्या आलम होगा, इसी परिकल्पना के साथ हम उपस्थित होंगे आपके साथ। तो जरूर सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों तक हमारी पहुंच को बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।